2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी जमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आवाज नहीं आई है। भारत माता की, इसमें आई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी ऊपर से नहीं आई है। आई है क्या सर, आपको आई है? मुझे तो नहीं आ रही है। भारत माता की अब आई है, अब लग रहा कि हाँ स्कूल है। थैंक यू सो मच। मैं विद्या विहार मंदिर के सभी चेयरमैन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कितनी प्यारी ऑडियंस के बीच में मुझे बुलाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। और लिटरली यहाँ से मैं कहते ना, हर आदमी सब कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर सिखा सकता है। तो सर मैं आपसे सीख के जरूर जाऊँगी यहाँ से कुछ ना कुछ। इतना हम्बल हैं, मैं एयरपोर्ट से ही देख रही हूँ, बहुत हम्बल हैं सर, लिटरली आप बहुत हम्बल हैं। और मुझे भी ये चीज़ें सीखने, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर आदमी कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाता है। तो मेरी इस जर्नी में, मेरी इस पूर्णिया की जर्नी में ये चीज़ें मैं खुद सीख के जा रही हूँ यहाँ से।
और आप लोग कहते हैं ना कि वाकई में हीरा निकालते हैं आप लोग। आप अपने के यहाँ से इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे डिसिप्लिन में रखना। युवा कहते हैं, और सुन लीजिए आप लोग, करीब 45 मिनट्स में आप लोगों को लेने वाली हूँ। आप जीवन में कैसे, कुछ लोग जानते होंगे शायद मेरे बारे में, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं कुछ और नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि आप बोर ना हो, क्योंकि युवा कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा यंगेस्ट हैं और आप बोर हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो शायद उससे भी तो आप लोगों को कुछ पता चलेगा। मैं सीधा जर्नी पे आती हूँ कि 2011 में, और ये लाइव है, मतलब ये मेरे साथ ये घटना हुई है। मैं आप लोगों, जो जितने बड़े लोग हैं वो तो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, शायद मैं कर पाऊँ। कि 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक सोने की चैन के लिए। मेरे गले में एक सोने की चैन थी। कुछ जॉब इंटरव्यू के लिए मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। 4-5 लोग ट्रेन में घुसे हैं और मेरे गले में गोल्ड चैन थी। उन्होंने छीनने, जितने और पैसेंजर्स थे उनकी वो चीज़ें छीनी जा रही थी। जब उन्होंने मेरे गले से छीनने की कोशिश की, मैंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। वो 4-5 थे, मुझे ऐसे उठाया है और उठा करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी ट्रेन चल रही थी। मेरा इतना पार्ट बाहर था। जब मैंने देखा, रात के 1-1:30 बजे की घटना थी, जब देखा है मैंने ऐसे करके, तो सिर्फ मुझे ट्रेन पूरी नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ उसकी लाइट दिखाई दे रही थी। अंधेरे में सिर्फ लाइट दिखाई दे रही थी। और थोड़ी देर मैंने वो हैंडल्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई, अफसोस। थोड़ी देर बाद मैं नीचे थी। दोनों के इंजन निकल गए थे, लेकिन मैं डिब्बों में पिंग पोंग होकर टकरा के फिर मैं नीचे गिरी थी। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना भीषण एक्सीडेंट होने वाला है। थोड़ी देर बाद मैंने जब अपने आप को, मैं होश में आई हूँ, देखा कि मैं ट्रैक पे, आप लोगों ने देखा रेलवे ट्रैक पे देखे होंगे आप, पटरी पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं। उस पत्थरों को मैंने ऐसे हाथ में लिया था और पेट के बल में ऐसे लेट गई थी। उस दर्द को मैं उस पत्थर पे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। मेरे दोनों एल्बो, ये दोनों कोहनियाँ मेरी टूट चुकी थी। मेरा एक पैर की जो राइट लेग है, मतलब ये पैर है, इस पैर की हड्डियाँ टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी, और ये पैर मेरा कट के जीन्स में ऐसे लटक रहा था। अब ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। थोड़ी देर बाद दोबारा ट्रेन ऐसे आती है, वाइब्रेट हो रहा था, मुझे ट्रेन सुनाई दे रही थी, मतलब उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अगर मूव करती तो दोबारा ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाती, लेकिन मैं नहीं मूव किया। मैंने इतना ही नहीं, ट्रैक पे चूहे देखे होंगे शायद आप लोगों ने। चूहे मेरे पैरों को कुतर रहे थे और मैं बेबस लाचार उसी ट्रैक पे पड़ी रही। सोचा कोई मुझे बचा लेगा। इतना ही नहीं, ट्रेन कंटिन्यू गुजरती थी, कभी इधर से कभी इधर से। ट्रेन जब जाती थी, लोग टॉयलेट करते थे, सब मेरे ऊपर ऐसे पड़ता था और मैं बेबस लाचार, मेरे दोनों एल्बो टूटे हुए थे, मैं ऐसे साफ भी नहीं कर पा रही थी। पूरी रात उसी ट्रैक पे ये सोचती रही कि कोई बचा लेगा। सुबह हुआ जब गांव वालों ने मुझे देखा, उठा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली उत्तर प्रदेश ले जाके मुझे एडमिट किया। वहाँ के CMS, फार्मासिस्ट, डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलाज कहाँ से शुरू करें। मुझे ऐसे नीचे ज़मीन पे रख दिया गया था और आपस में सब बातें कर, मुझे दिखाई देना बंद हो जो, सुन मैं पा रही थी लेकिन देख में नहीं पा रही थी। मैंने उतने देर में सिर्फ एक बार बात किया था वहाँ पे कि अभी तो आप मेरे पैर अच्छे के लिए काटेंगे, बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए, कि वो जो पेन था एक्सट्रीम लेवल का पेन था, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने बोला बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। तभी शायद आज उनकी वजह से शायद मैं आज जिंदा हूँ। सब ने अपना एक एक उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू किया है और अपना एक यूनिट ब्लड दिया है और फिर मेरा इलाज शुरू हुआ है। आज भी मुझे याद है कि बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काट दिया गया था। वो शायद ही मैं अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाऊँ, उसको सही से बता पाऊँ कि किस लेवल का था। खैर बात जब मीडिया में आई करुणा, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, कहाँ से कहाँ चीज़ों को सत्यता पे अगर मीडिया काम करती है तो यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है। पूरे तंत्र को जगाने का काम किया था मीडिया ने। और मुझे फिर वहाँ से, मैं नेशनल प्लेयर 7 टाइम वॉलीबॉल में थी, पहले से ही नेशनल प्लेयर थी मैं, तो मुझे
नॉर्मल वार्ड से उठा करके मीडिया के दबाव पे नॉर्मल वार्ड से मुझे अच्छा सेपरेट वार्ड मिला, थोड़ा ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हुआ। वहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर वहाँ से मुझे एयर एम्बुलेंस लिफ्ट किया गया था और मुझे पहुँचाया गया था एम्स ट्रॉमा सेंटर नई दिल्ली। मतलब अभी तक की कहानी जो भी थी कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके की घटना होती है, पैर कटता है, लोग जीते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा स्ट्रगल एम्स से शुरू हुआ है। जब मैं एम्स में थी 20 से 25 दिन बाद जब डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी किया कि हाँ अरुणिमा बात कर सकती है, तो बातचीत का तो पता नहीं था, सिर्फ इतना कि मेरे ही कॉमनवेल्थ वार्ड था और उस वार्ड में ऐसे बड़ी सी टीवी लगी थी, एलईडी लगी थी बड़ी सी, और उस पर मेरी फ़ोटो आती थी और ब्रेकिंग न्यूज़ नीचे लिख करके आता था, वो गोल गोल सा दिखाते थे। इवन जब मैंने न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया, प्रिंट कम मंगाना शुरू किया, तो उस पर मेरी फ़ोटोज़ होती थी, बैंडेज लगी हुई, यहाँ सब बैंडेज, यहाँ देख सकते सब चोटें लगी थी। और बहुत सारी फ़ोटो में देख के मैं खुश होती थी कि चलो अच्छा है, फ़ोटो तो निकला है, मैं तो खुश होती थी। नीचे का कंटेंट मैंने जब पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ था, अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। कैन यू इमेजिन? मतलब सिर्फ आप इमेजिन करिए। इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे जब मैंने पेपर मंगाया है, उस पेपर में था, फ़ोटो सेम थी, कंटेंट चेंज था, उसमें लिखा हुआ था अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। कैन यू इमेजिन? मैं फर्क नहीं करता, मतलब मैटर ये नहीं है कि मेल है फीमेल है, मैटर सिर्फ ये है कि वो एक इंसान है, उसके शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी ज़िंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर या बेड से कभी उठ भी पाएगी कि नहीं। मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर्स थे और मैं बेड से उठ नहीं पाती थी, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारी कंट्रोवर्सी मेरे खिलाफ थी, मतलब इतनी भयंकर कंट्रोवर्सी हो रही थी। बाहर हर कोई सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। यकीन मानिए वो जो टिकट था, अब तो मैंने फ्रेम करवा के रख दिया है, और मैं उस वार्ड से चिल्ला करके बोल रही थी, मेरे पास टिकट है, ये कोई तो देख लो भाई मेरा टिकट। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। तब मैं चाहती तो वॉलीबॉल फिर से व्हील चेयर पे खेल सकती हूँ, उस समय भी मैं डिसीजन ले सकती थी, व्हील चेयर पे वॉलीबॉल मैं फिर से जाके खेल सकती थी, लेकिन ज़िंदगी ने यू टर्न लिया था, और उस यू टर्न के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस दिए थे खुद को प्रूफ करने के लिए। मैंने लाइफ हॉस्पिटल के बेड से लाइफ का सबसे टफ गेम माउंटेनिंग तब चुना था कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ। और हॉस्पिटल के बेड से मैंने लाइफ का सबसे टफ गेम चुना था, माउंटेनिंग। और मैं आपको बताऊं कि अभी होता क्या है, लीग से हटकर आपके आसपास मतलब हजारों की क्वांटिटी में ऐसे लोग, मतलब संख्या में लोग मिलते हैं। लीग से हटकर जब आप कोई गोल बनाते हैं तो आपके आसपास के लोग सिर्फ 2 काम करते हैं, या तो आपको फ्रंट से खींच के ला करके अपने ऐसे खींच के ला करके ऐसे बराबर में खड़े करेंगे, या तो फ्रंट से बोले तू पागल है क्या, तुझे पता है ऐसा होता ही नहीं है, कभी किसी ने किया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है। मेरे साथ सेम यही होता कि मैंने लीग से हटकर जब गोल बनाया है तो मुझे हॉस्पिटल में ही मानसिक डॉक्टर तक देखने आ गया था। यकीन मानिए उस दौरान जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे बहुत गुस्सा, जब लोग मुझे पागल बोलने लगे थे, अरे ये तो पागल है, कि इसको कुछ मतलब इसका एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ, इसका कुछ दिमाग खत्म, मतलब चला गया इसका दिमाग, लोग मुझे पागल बोलते थे। उस समय मुझे बहुत गुस्सा और इरिटेशन आता था कि लोग पागल क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा मेरे अंदर क्या आग जल रही है। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि ठीक है, मतलब उस दौरान जब मुझे पागल और सनकी लोग मुझे बोलते तो मुझे इरिटेशन और गुस्सा आता था, लेकिन आज की डेट में जब लोग मुझे पागल बोलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। जिस दिन ये दुनिया आपके गोल के प्रति आपको पागल बोलना शुरू कर दे, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, कोई रोक नहीं सकता है। और ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं है, और मैं आपको बताऊं, ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं है, मेरा एक एक पल का खुद का एक्सपीरियंस में अनुभव शेयर कर रही हूँ मैं आप सबके साथ। अभी क्या था, गोल तो सेट कर लिया था, मतलब जिद और जुनून सब कुछ था, मतलब एकदम, लेकिन सही इंसान मिलना, सही पूरी टीम ऐसी हो जो एक रास्ता दिखा सके,
ऐसे लोग मिलना भी बहुत मुश्किल। फिर हॉस्पिटल के बेड से मैंने डिसाइड किया था कि लोग क्या सोचते हैं। मुझे सीआईएसएफ ने जॉब ऑफर, जिस जॉब के लिए मैं जा रही थी सीआईएसएफ ने मुझे जॉब ऑफर कर दिया था, लाइक सेम असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब सेम डीएसपी। चाहती तो मैं जॉब ज्वाइन करती और 200 लोगों की बटालियन, मतलब बहुत अच्छे से मैं ज़िंदगी गुजार सकती थी, मतलब एक लग्जरी जीवन में गुजार सकती थी। लेकिन मैंने हॉस्पिटल से बेड से डिसाइड किया था कि मुझे माउंटेनिंग करना है। और मैंने जब शुरुआत की है, मैं चाहती अपने घर आती। लोग जनरली यही करते हैं, क्या सोचते हैं, 2 ही 3 चीज़ें। एक तो अपना जीवन यापन कैसे करना, सबसे पहला शायद यही होता है, आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। और मतलब इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं है। जिसके पास जितनी बुद्धि होगी वही तो अडॉप्ट करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे खुद को प्रूफ करना था, इसलिए मैंने क्लाइंबिंग शुरू की। हॉस्पिटल से निकलते ही मैं मतलब अपनी पैरों पे मेरा आर्टिफिशियल पैर लग गया था। मेरे दूसरे पैर में रॉड डाली जा चुकी थी, लेकिन स्टिचेस लगे हुए थे, मेटल की स्टिचेस लगी पड़ी थी। और ये पैर प्रोस्थेटिक लग गया था, आर्टिफिशियल पैर लग गया था। लेकिन जब मैं अपनी बॉडी का वेट अपने पैरों पे लेती थी तो मेरे स्टम्प से ब्लड आने लगता था। लोग मुझे कहते थे ये अजूबा। मैं इतनी वीवीआईपी नहीं थी कि मैं एक फ़ोन करती, कहता किस्मत खुरच के लिखने पड़ते हैं। एक फ़ोन करती हूँ, मेरा वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं रेलवे स्टेशन जब गई हूँ तो वेटिंग टिकट था और अंदर कोई बैठा हुआ था। बहुत लाचार महसूस हो रहा था उस समय। बाहर निकली हूँ, कोई रोना वोना नहीं आया मुझे कभी, बिल्कुल कभी नहीं रोई हुई मैं। बाहर आई हूँ, अभी पैर कट गया। अब जब उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी है, अब तो जो होना था वो हो चुका है। अब जो उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी है उसको लो। मैं ट्रेन के सबसे लास्ट कंपार्टमेंट में एक हैंडीकैप कंपार्टमेंट होता है, मैं उसमें जब गई तो बहुत सारे लोग नॉर्मल भरे हुए थे, बहुत सारे लोग उसके अंदर थे। तो अभी वो वहाँ एक पुलिस वाले थे, उनका मुझे घुसते ही उन्होंने बोला सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। अब आप समझिए, मैं तो नई विकलांग हुई थी, मुझे मेरे पास सर्टिफिकेट कहाँ है। मैंने पैर खोला और पैर पकड़ा दिया, बोला इससे बड़ा कोई और सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। मतलब बड़े नई चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। खैर लास्ट फिर हॉस्पिटल से निकलते ही मैं अगले दिन रोते रोते, मतलब जब अंदर मिला है, फिर अंदर एक ऊपर की सीट होती है, पोल आपने शायद देखे होंगे, उसको क्लाइम करके मैं सीट लिया है। जिस उस समय मेरा प्रोस्थेटिक से आर्टिफिशियल स्टम्प जो मेरा है, स्टम्प से मेरे ब्लड आ रहा था, और उससे यहाँ स्टिचेस से, मेटल के जो स्टिचेस लगे थे वहाँ से भी ब्लड आ रहा था। सब अजूबे की नज़र से मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे तो सीट लेनी थी। मैंने सीट लिया है, रोते रोते मैं रो रही थी सीट में ऐसे मुँह छुपा के, और फिर रोते रोते चादर में मुँह छुपा के मैं रो रही थी। लेकिन फिर जब रोते रोते भर गया, ज़्यादा तो रोई नहीं, लेकिन हाँ ठीक है रोई। उसके बाद ऐसे अगले दिन सो गई थी मैं, और सोते सो अगले दिन जमशेदपुर झारखंड में मैं थी। बछेंद्री मैम को आप सभी लोग जानते होंगे। मैं उनके ऑफिस की सीढ़ियाँ जब चढ़ रही थी तो मेरे पैरों से ब्लड आ रहा था। किसी ने मैम को जाकर के ऑफिस के अंदर बोला है, वो बाहर निकल के आई और मेरे कंधे पे हाथ रखा है, और ऐसे रख के मुझे बोला कि अरुणिमा इतना जल्दी क्या था तुझे, क्यों? पता मुझे हमेशा से लगता है कि जब लोहा गर्म हो हिट उसी समय करना चाहिए। बाद में ये बॉडी क्या होती है ना, आप यकीन मानिए शायद आपके साथ भी होता होगा। मैं एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। होता क्या है, जब कोई किसी चीज़ की चोट लगी होती है आपके अंदर, तो आग जल रही होती है, उस समय अगर आप कर गए तो कर गए, नहीं तो एक बार जब आप एसी में बैठते हैं ना, बॉडी रिलैक्स होती है। और ये बॉडी ऐसी है कि एक बार जब रिलैक्स होना शुरू हो जाती है तो रिलैक्स ही मांगती है। मैं ये नहीं कहती कि आप आराम मत करिए, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ। स्टूडेंट के लिए तो कंपलसरी होता है ये चीज़, करिए लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। इसलिए मैं कंफर्ट जोन में नहीं आना चाह रही थी, और जो दर्द था उस दर्द के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाह रही थी। खैर मैम का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अरुणिमा इतना जल्दी क्यों? जब मैंने अपना प्रपोजल बताया कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरू पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। मेरे पास बहुत सारे, लेकिन देखते तू कितनी देर तक रुकती है। मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और सुबह आते हैं, मतलब वो जो सुबह आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा कि सुबह 5 बजे आप इवनिंग में ही खुद को बोलते हैं अरे सुबह 5 बजे उठूंगा मैं, या फिर मैं उठूंगी, वॉक करके आऊँगी मैं 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर।
लेकिन जैसे ही सुबह होती है, 5 बजता है, 4 बजता है, अलार्म बजता भी आपके मोबाइल का या फिर शायद घड़ी का बजता भी है, आप बंद करते हैं उसको ऐसे और बंद करके फिर सो जाते हैं। अरे यार थोड़ी देर और, थोड़ी देर, वो जो थोड़ी देर कब 1 घंटा हो जाता पता ही नहीं चलता। शायद वो रील का आजकल चल रहा है, वो रील शायद 10-10 सेकंड या कितने 30-30 सेकंड का होता है शायद, मतलब वो स्क्रॉल करते कब 2 घंटे ले गया कुछ पता नहीं। तो वो बहुत छोटे उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट्स है। मेरे साथ भी बस ऐसे ही था। खैर वचेंद्री मैम ने जब बोला कि देखते तू कितनी देर तक रुकती है, मैंने कहा मैम मुझे मौका देकर देखिए। वाकई में कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब मैं माउंटेन पहुंची हूँ, ऐसे ये रोड हेड था और ये बेस कैंप, गंगा के किनारे हमारा बेस कैंप होता था। जो नॉर्मल इंसान होता था वो धीरे धीरे मतलब वॉक करके 1-2 मिनट में वो पहुँच जाते थे बेस कैंप, सड़क से सीधा बेस कैंप पहुँच जाते थे 1-2 मिनट में। मैं बॉडी का वेट अपने पैरों पे नहीं ले पा रही थी। 30 से 35 केजी का बैकपैक मैं कैसे उठाती? हर कोई मुझे कहता ये पागलपन है। उस दौरान मुझे कहते ना, मुझे बहुत हॉस्पिटल में तो लोग बोलते ही थे पागल। अभी ट्रेनिंग पार्ट में भी लोग बोल रहे थे मुझे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जिस पर ये समाज हंसा है उसी ने भी इतिहास रचा है। ये भी एक इतिहास है, ये एकदम कड़वा सच है। मैं स्टार्टिंग बताऊं, मैं बैक पैक ही नहीं उठा पाती थी। सूर्या टॉप करके एक छोटा सा 14,000 फीट का पीक होता था, सूर्या टॉप उसका नाम था। लोग क्लाइंबिंग करके जाते थे और वापस आ जाते थे, शाम तक, सुबह जाते और शाम तक वापस आ जाते थे। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, कभी भी मैं स्टार्टिंग में उस पीक को समिट ही नहीं कर पाई। हर बार जब भी मैंने ट्राई किया, कभी वेदर खराब, कभी बहुत स्नोफॉल हो रहा है, कभी मेरे पैरों में अब आपके नया शूज़ आप डालते हैं, जब आप न्यू शूज़ लेते हैं तो शायद यहाँ एंकल में कभी ब्लिस्टर हो जाता है। कभी कभी सबने शायद फील किया होगा कितना इरिटेट करता है। कैन यू इमेजिन कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है और ऐसे फ्रिक्शंस पे चलता है, वैसे फ्रिक्शन होता है उसमें, पूरा का पूरा ब्लिस्टर होता। कभी कभी स्किन पूरी निकल जाती है। आप रुकना, चलना बंद कर देते हैं तो आप बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने गंतव्य तक। मतलब जो भी आपका टारगेट था आप वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर आप रुक जाते हैं, एक छोटा सा ब्लिस्टर आपको होता, आप कितना इरिटेट हो सकते हैं। मेरे पैरों से वो फ्रिक्शन, कभी ब्लिस्टर पड़ता, पूरा का पूरा स्किन निकल जाती, फिर भी मैं चलती रहती, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता था, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता था। हर कोई मुझे कहता कि रेडिमा नहीं होगा, क्योंकि माउंटेनिंग हो या फिर आपकी अपनी ज़िंदगी का कुछ भी टारगेट हो, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। अगर आपने अभी ओवर एज जिसको कहते हैं ना, अगर उस टाइम में आपने हिट कर दिया फिर तो पूरी दुनिया आपकी। अगर वो टाइम निकल गया फिर तो आप करते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला है। तो मतलब साथ साथ में टाइम को भी इम्पोर्टेंस आपको देना पड़ेगा। जो मैंने सीखा, मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, जब मैंने साउथ पोल के सूर्या टॉप के लिए मैंने शुरुआत की, करीब 8 महीने हो गए थे, मैं सबमिट नहीं कर पाई। हर बार आज यहाँ पर स्टेज पे आकर मैं आप सबको चाहे जितना मोटिवेट करूँ, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जागती है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। मैं 8 महीने हो गए थे, मैं टेंट के अंदर वापस आई, बेस कैंप वापस आई, बेस कैंप वापस आती हूँ, मैं टेंट के अंदर गई और मैंने खुद को बोला कि रेडिमा दुनिया की सबसे, हर बार अब तो समय ऐसा आ गया था वहाँ पे कि अब लग रहा था कि अब नीचे ही जाना पड़ेगा, मतलब होगा ही नहीं। मैंने खुद को बोला रेडिमा लाइफ का मतलब दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक तेरे दिमाग में है, और एक छोटा सा पीक समिट 14,000 फीट का नहीं हो पा रहा है, कैसे चलेगा? मैंने सिर्फ खुद को बोला है, किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को। यकीन मानिए, मैंने उस माउंटेन्स का जो डिसिप्लिन था, जो रूल्स था, वो चीज़ें एडॉप्ट की हैं। 3 बजे उसी दिन, मतलब उसी रात को मैं 3 बजे सुबह मैं बाहर थी, और सबने जब मुझे देखा, और बाकी सब जो टीम थी सबने देखा और बोला मुझे, अरे अरुणिमा सबसे पहले। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं, मैं उनको बता नहीं पा रही थी। लेकिन बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आज मैं सबसे पहले हूँ। बैकपैक एंड ऑल सब तैयार किया। अभी 8 महीने में कुछ नहीं तो मुझे उस रास्ते के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया था। नॉट कैसे, मतलब इक्विपमेंट्स कैसे लगाते हैं,
कैसे चीज़ों को, रोप को कैसे लगाते, इक्विपमेंट्स कैसे लगाते, सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता चलती, और कौन सा रूट है, वो सारी चीज़ें। मैंने खुद को बोला कि आज मुझे किसी कीमत पे इन सबसे पहले पहुंचना है, सिर्फ खुद को, और भागना शुरू किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन सबको लीड देके करीब 20 मिनट पहले मैं उस दिन सूर्या टॉप पे पहुंची थी। और जानते क्यों पहुंची? उसके पहले मैंने कभी मन से ट्राई नहीं किया था, मन से उसके पहले कभी ट्राई ही नहीं, अंतरात्मा से कभी ट्राई ही नहीं किया था। और उस 20 मिनट कहते हैं ना कि मेरी जर्नी का सबसे पहला स्टेप था, और स्नोफॉल हो रहा था। मेरे पास जो भी पॉलीथीन था, बिस्किट था, मैं अपने बैग से निकाल कर वो खा रही थी, ऐसे झुक करके मैं देख रही थी। सारे लोग नॉर्मल थे, वो धीरे धीरे क्लाइम करके आ रहे थे। मुझे खुशी हो रही थी, और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब सारे लोग पीक पर आ गए और मुझसे ये पूछते हैं, मैडम खाते क्या हो आप? हमारे सामने प्रोस्थेटिक लेग बेस कैंप में आप पहनती हैं, कैसे चल पा रही हैं अरुणिमा? सबसे पहला सवाल यही था उनका। मैंने जो बोला कि मेरा जो गोल है मेरा पैशन है, जो मेरा गोल है मेरा जुनून है, मेरी ज़िंदगी और मेरी ज़रूरत है। कोई भी गोल जब आपका जुनून बनता है, जुनून आपसे वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। आप यकीन माने, मेरा गोल तो मेरा जुनून है, पैशन है। ऐसा नहीं है कि मुझे बस दे दिया गया और बस लेके चल रही हूँ ना, ऐसा कभी नहीं था। वो मेरा जुनून है, वो ज़रूरत ऑफ कोर्स मेरा है, क्योंकि जो दिव्यांगता का माला, जो लाचारी का माला मेरे पे गले में जीवन भर के लिए पहना दिया गया था, उसको मैं निकाल के फेंक देना चाहती थी। तो मेरी ज़रूरत भी था, पैशन ऑफ कोर्स था। खैर उस पीक पे लोगों को लगा कि अरुणिमा पागल है, कुछ को लगा नहीं करेगी। मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था, लोगों को समझा पाना। मानने को लोग नहीं तैयार होते। मैंने जैसा भी बताया था थोड़ी देर पहले कि एडवेंचर मैन गेम होता है, और विमेन, वो भी अब दिव्यांग लोग, मतलब देखते ही कह देंगे अरे नहीं 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 तुमसे नहीं होगा। मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी, लोगों को समझा पाना। अब तो छोड़ दिया है समझाना, समझाती नहीं हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप होगा। फाइनली मुझे, जब मैं फिट थी, पूरा ट्रेनिंग ले लिया था, काठमांडू में गई, तो बछेंद्री मैम मुझे सी ऑफ करने के लिए काठमांडू गई थी। और जब भी किसी बड़े पीक पे जाते हैं तो लोकल गाइड लेते हैं, शेरपा बोलते हैं उसको। उसने जब शेरपा ब्रीफिंग हो रही थी, 4-5 लोगों की टीम पूरी बनी और ब्रीफिंग हो रही थी, तो उसने मुझे देखा, तो मेरा इतना पैर आर्टिफिशियल एक रॉड जैसा है, इसमें स्टीचेस के निशान। बोला अरे माइनस टेम्परेचर में तो इसका एक मेटल का पैर क्रैक हो जाएगा, और दूसरा पैर के अंदर मेटल है तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, कंटिन्यू जिसने ट्रेनिंग लिया हो। बछेंद्री में दमदारी भी चाहिए होती है, जैसा भी विमेंस की जब बात होती है तो बछेंद्री में गए, तू चुप रहे, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, तू बस साथ रहे ना, बाकी वो खुद कर लेगी। ये बछेंद्री मैम ने बोला उसको, मतलब ऐसे रखती मेरे कंधे पर उन्होंने, मतलब मेरी जिंदगी के कुछ लोग अनमोल हैं। उसको डांटा है बछेंद्री मैम ने, ए तू चुप रहे, वो कर लेगी, तू साथ रहना बस, बाकी तो सब कुछ कर लेगी, मुझे पता है। ऐसे उनका बोलना था। इंडिया से हम 6 लोग थे। मतलब आप देखते होंगे ना, जितना सुंदर, आप हिल स्टेशन से बहुत लोग गए होंगे, जितना कोई भी चीज़ अचीवमेंट, हिल स्टेशन से नहीं, पहाड़ ही नहीं, कुछ भी, किसी की अचीवमेंट्स, आप सिर्फ वो अचीवमेंट्स देखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। इस स्कूल को बनाने में कितना स्ट्रगल किया होगा संस्थापक एंड चेयरमैन, जो भी लोग हैं, ये सिर्फ वो जानते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये ऑडिटोरियम और ये स्कूल देख पर अरे वाह कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके पीछे सेम ऐसे ही है। जितना वो सुंदर दिखता है, उसके पीछे का कितना ज़बरदस्त स्ट्रगल होगा, ये शायद वो समझ। जिस दिन आप उस स्ट्रगल को समझना सीख गए, कोई आपको अचीव होने से रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। खैर इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक रातों रात कब चढ़ गए ऊपर पता ही नहीं चला। और जैसे ही ग्रीन, आपने ग्रीन, जब बहुत पुरानी आइस हो जाती है तो ग्रीन या ब्लूइश में दिखने लगती है। जैसे ग्रीन और ब्लूइश आइस दिखना शुरू हुआ, खुशी भी हो रही थी। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, और कैंप 3 तक तो बहुत अच्छा। अभी स्लोप है, ऐसे ऐसे स्लोप है, ऐसे मेरा आर्टिफिशियल पैर ग्रिप ही नहीं बना पा रहा था। मैं पैर रखूं मेरा पैर स्लिप हो जाए, मैं पैर रखूं मेरा पैर स्लिप हो जाए। शेरपा मुझे बोलता कि नहीं होगा अरुणिमा, वापस चल। मेरे ग्रुप के कहते हैं, जैसे मैंने टाइम का बोला, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस माउंटेन में होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है वेदर वैसे वैसे ख़राब होना शुरू हो जाता है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश, मैं बिल्कुल ग्रिप ही नहीं बना पा रही थी।
फिर मैंने कहा था लाइफ की पुशिंग बाउंड्री आती है जीवन में। मैंने जैसे पहले ही बोला था, कोई और नहीं आएगा आपको सपोर्ट, कोई ऐसे उठा के या कहते नहीं घोल के नहीं कोई पिला सकता, या फिर कोई उठा के आपको अचीव नहीं करवा सकता। हर जगह काम करता है ये ऐसा मंत्र है, हर जगह काम करता है। कोई और नहीं था, सारे मेरे जितने मेंबर्स थे सब आगे निकल गए। मैंने खुद को बोला, मतलब पता नहीं आप हंसेंगे शायद, मैंने अपना दिल जिगर किडनी, मेरे मतलब उस समय मेरे दिमाग में टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, सिर्फ वो स्लोप था। और खुद को बोला कि क्या है, और मैंने अपना दिल जिगर किडनी लीवर सब लगा दिया उस स्लोप को क्रॉस करने में। और जब मैं उनके तक पहुंची हूँ, शेरपा एंड ऑल सभी लोग क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ऐसे पूरा आइस वॉल है, इस पर क्लाइंब कर रहे थे कैंप 3 में। यहाँ तक जब पहुँची अपने स्पाइस शू देखे होंगे, स्पाइस शू में छोटे छोटे कांटे होते हैं। क्रैम्पोन सेम है लेकिन बड़े बड़े कांटे होते हैं, बूट पे ऐसे बड़े बड़े, फ्रंट पे टो पे, और बूट के नीचे ऐसे बड़े बड़े कांटे होते हैं। जब वॉल पे ऐसे हिट करते हैं, इतना पार्ट बर्फ में घुसता है, उसी पे बॉडी का वेट लेके हम खड़े हो जाते हैं। जब अपने शेरपा ने मुझे देखा, अरे तू आ गई? मैंने कहा हाँ। अच्छा ठीक है, अभी एक और है ये। शेरपा ने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं अपने लेफ्ट लेग से जब हिट करूं, राइट से पहले हिट करूं, राइट ऐसे हिट किया कि वॉल पे इतना क्रैम्पोन घुस जाए, लेकिन वो घुस ही नहीं रहा था। मैं जोर जोर से हिट करूं तो मेरा पैर पूरा स्वेल होके ब्लू पड़ जाता था, मेरा राइट लेग। जब अपने लेफ्ट से हिट करूं, लेफ्ट मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, मतलब आर्टिफिशियल पैर है, ऐसे हिट किया, कभी कभी जोर से ताकत लगाई, इतनी जोर से लगा दी कि टो मेरा हील पे आ जाता, हील मेरा टो पे चलता, मतलब ऐसे पूरी तरीके से घूम जाता। कैन यू इमेजिन? आप सी लेवल पे इस वॉल पे हैं, आपका पैर पूरी तरीके से घूम गया है। आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होगा और आपका खुद का क्या रिएक्शन होगा? दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती, कैसे चलूंगी? शेरपा मुझे देखता, अरुणिमा तेरा पैर तो घूम गया, तू चलेगी कैसे? हम माउंटेनियर्स को हमेशा सिखाया जाता है कि हमारा एक 9 mm का रोप होता है, 50 ग्राम का कैराविनर होता है, और एक कैंडल इक्विपमेंट्स होता है कि जो आइस में स्क्रू करके, जैसे आपने रॉक में स्क्रू करने वाला नट बोल्ट देखा होगा शायद, सेम उसी तरीके से आइस में स्क्रू करने वाला नट बोल्ट होता है। हमेशा सिखाया जाता अपने इक्विपमेंट्स खुद पर, और सबसे ज़्यादा भरोसा ऊपर वाले पर रखो, जीत हमेशा आप हो, जीत हमेशा आपकी होगी। मुझे पता था वो मेरा प्रोस्थेटिक लेग है। दुनिया की नज़रों में वो प्रोस्थेटिक लेग, लोग आर्टिफिशियल पैर दुनिया की नज़रों में था, मैंने कभी माना ही नहीं। एक चीज़ और मैं बताऊं, मैंने उतना अपना फेस में क्रीम नहीं लगाई होगी जितना मैंने अपने राइट लेग में लगाई है, जो मेरा एक पैर बचा हुआ है। और उस प्रोस्थेटिक को मैंने हमेशा स्लीपिंग बैग में, कहते हैं ना एक कलम सबसे बड़ी ताकत होती है एक इंसान की, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कलम, उसी तरीके से मेरा पैर मेरा सबसे बड़ी ताकत है। उस पैर को हमेशा मैंने स्लीपिंग बैग में रखा, असली पैर माना। लोगों की नज़रों में वो प्रोस्थेटिक लेग था, मुझे पता था वो मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, जैसा मैं चाहूँगी वैसा चलेगा। रोप में मैं एंकर थी, पैर पूरा घूम गया था, मुझे भरोसा था उस पर। पैर को खोला है, सीधा किया, लगाया और फिर हिट किया। जनरली जो नॉर्मल माउंटेनियर्स एक बार हिट करते और क्लाइंब कर जाते थे, मुझे 4-4, 5-5 बार लगते थे हिट करने में। होल होता था, आइस वॉल पे होल होता था, फिर मैं पैर रखते जाती थी। कि जब कैंप 3 में पहुंची हूँ, मतलब एक रोप कैंप 3 में हमेशा कमर से बंधी होती है, एक रोप, मतलब वॉशरूम भी अगर आपको जाना होगा तो रोप में बंधे बंधे ही आप, एंकर रहकर ही आप जाएंगी, कोई भी गलती करने के चांसेस नहीं होते हैं। खैर जब मैं और आगे बढ़ी हूँ कैंप 3 से, बड़ा मुश्किल पल वो होता कि 4-5 लोग, मतलब एक टीम कर रही हो, और अचानक आपका एक टीम मेंबर बोले कि मुझसे नहीं होगा, अरे यार मैं छोड़ रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। मतलब आप भी उसी रो में हो, मतलब उसी लाइन में हो आप, और आपका कोई मेंबर बोले नहीं हो रहा मुझसे यार, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। तो मैं अभी तक कैंप 3 तक बड़ा उत्साहित थी, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी तो कर रही हूँ। उनका जवाब था कि अरुणिमा तेरा एक पैर नहीं है, दूसरा भी नहीं रहेगा तो क्या? मैं चुप थी, वाकई में कुछ नहीं, उस समय तो मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं था। मैं वापस, मेरा एक घर था वो टेंट, वापस टेंट में गई, फिर वही टेंट में स्लीपिंग बैग के अंदर, अब आप समझ सकते हैं स्लीपिंग बैग के अंदर थी। रात को 1 बजे कैंप 3 से क्लाइंबिंग शुरू, मतलब जितने बड़े पहाड़ होते हैं हमेशा रात में क्लाइंबिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि वेदर शांत होता है, विंड कम होती, स्नोफॉल कम होता है, तो शांत सा रहता है, इसलिए क्लाइंबिंग ज़्यादा से ज़्यादा रात में। जब मैंने रात को 1 बजे हर स्टेप पे मैंने बोला था
क्योंकि वो 2 लोग, बाकी लोग नीचे जा चुके, 2 लोग नीचे चले गए। और मैं भी एक हद तक डिमोटिवेट हो रही थी। ठीक है, देखा जाएगा। जब मैं अपना रोप, अपना जुमार बोलते हैं उसको लगाया, मतलब इक्विपमेंट्स जब लगाया है रोप में, और हर स्टेप पे मैंने बोला था अरुणिमा जो तुझ में है वो उसमें नहीं है, वो एवरेस्ट सबमिट किए बिना जा रहा है, तू एवरेस्ट सबमिट करके वापस आएगी, जिंदा आएगी, एवरेस्ट सबमिट करके। मतलब आपका एटीट्यूड तय कर देता है क्या होने वाला है। और हर वो स्टेप, जैसे मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं, करीब 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में वो स्टेप उठता है। विंड अगर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, विंड ऐसे चलती जैसे लगता बहुत इतना ठंड होता है कि ऐसा लगता बहुत सारी सुइयाँ हमारी बदन में घुसा दी गई हैं, ऐसे इतना ठंड। और रोप में वैसे तो कभी वॉल पे, मतलब आइस वॉल पे कभी इधर टकराते हैं, कभी इधर टकराते हैं, हम ऐसे दोनों तरफ टकराते रहते हैं, उसके बीच में निकलते हैं। मैं निकल रही थी, मतलब करीब रात को 12:30 बजे 1 बजे के करीब मैंने कैंप 3 से शुरू किया था, और अगले दिन में 12, 12:30 बजे 1 बजे मैं कैंप 4 पहुंची थी। अब आप वो घंटे जोड़ लीजिएगा कितने होते हैं। कंटिन्यू वॉक करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं। मैं कैंप 4 में थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जगह जगह टेंटेस लगे थे। खुश थी कि बहुत सारे माउंटेनियर्स कैंप 4 भी नहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो खुश थी एटलीस्ट कैंप 4 तक पहुंच ही गए हैं। ऐसे जगह जगह मैं देख रही थी। बचेंद्री मैम का सख्त हिदायत था कि टेंट के अंदर सोना नहीं है। अब यहाँ काम करता है आपका डिसिप्लिन और रूल्स, जो आपने आप कितने बड़े जिद्दी जुनूनी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप नेचर को, जो नेचर का डिसिप्लिन है और जो नेचर का रूल्स है, अगर उसको साथ लेकर आप नहीं चले तो हो सकता है आप टेम्परेरी अचीवर हो जाए, लेकिन अगर आपको परमानेंट अचीवर बनना है तो उस डिसिप्लिन, उस रूल्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आप परमानेंट अचीवर होते। मेरे आंखों के सामने ऐसे मास्क लगा के मैं खुश थी, जगह जगह ऐसे घूम रही थी मैं टेंट के अंदर। मतलब आराम भी करना है तो बस वॉक करते करते ही आराम करना। 4-5 शेरवा किसी को दूसरी टेंट से खींचकर बाहर निकालते, मुझे भी उत्सुकता थी, मैं देख रही थी हो क्या रहा है। एक कैनेडियन लड़की जिस पोजीशन में टेंट के अंदर सोई थी, उसी पोजीशन में ऐसे उसकी बॉडी अकड़ गई थी, और उसी पोजीशन में वो ऐसे मर गई थी। उसकी डेड बॉडी से बाहर निकाल दी गई। इतना ही नहीं, कोई उसका तो पता नहीं सबमिट किया था नहीं किया था, कोई दूसरा मेन सबमिट से आया और आते ही टेंट के अंदर सो गया। उसके फेफड़े में पानी गया और वो भी मर चुका था। उसकी डेड बॉडी बाहर निकाल दी। अब देखिए, जिंदगी रुकती नहीं, मतलब ये जो जीवन है ना, ये जो समाज है, रुकता किसी के लिए नहीं है। जब तक ईसीजी में जिगजैग दिखता है तब तक डॉक्टर भी आपको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही सीधी लाइन दिखती है कहते भैया इनको ले जाओ अब यहाँ से। हर जगह ये काम करता है, माउंटेन में भी। जब तक वो जिंदा थे, प्रॉपर टेंट मिला था, टेंट उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ था, लेकिन प्रॉपर टेंट था। अब नीचे से बहुत सारे माउंटेनियर्स आ रहे थे, अभी उनको वो टेंट चाहिए। मतलब फिर भी एवरेस्ट की क्लाइंबिंग नहीं रुकेगी। आप रुक गए, जिगजैग रुका, वो रुक गए, क्लाइंबिंग कभी नहीं रुकेगी। तो कंपटीशंस कभी नहीं रुकते हैं। मेरे आंखों के सामने 2 डेड बॉडीज, लेकिन जब शेरपास आपस में बातें कर रहे थे कि क्यों उनका ये हुआ, तो मुझे समझ में वो गलतियां जो उन्होंने की हैं वो मुझे नहीं करना है। और मैंने खुद एक बार, मुझे भी डर लग रहा था कि ये नॉर्मल थे, अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्या हो सकता। मेरे पास तो पैर नहीं है, दूसरा भी डैमेज ही है, कैसे मैं करूँगी। अब ये कैंप 4 है, ये मेन सबमिट है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट की। यहाँ से यहाँ जाना, देन अगेन वापस आना होता है। जब मैंने कैंप 4 से, बाकी मेरे ग्रुप के किसी को यकीन नहीं था कि अरुणिमा सबमिट कर पाएगी। मैंने जब कैंप 4 से शुरू किया है, डे लाइट में मैं निकल गई, क्योंकि मुझे अपने पेस के अनुसार जितना मैं चल पाऊँगी उतना टाइम लेकर के मैं चलना शुरू किया। मैंने जब कैंप 4 से जब मैं निकली हूँ, डे लाइट थी, मतलब अच्छा सूर्य की रोशनी आ रही थी। जैसे जैसे डार्क हुआ मैं चढ़ती गई, तब तो डे लाइट बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे डार्क हुआ, मतलब अंधेरा हुआ, मेरी हेडलाइट मैंने जलाई है। जिधर ही मेरी हेडलाइट जा रही थी उधर ही मुझे डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही थी। 99 की डेड बॉडीज़, शायद उसके पहले की भी डेड बॉडीज़ आज भी एवरेस्ट पे हैं, फ्रीज हैं। मतलब कि 10-10 लाख का इक्विपमेंट्स उसकी बॉडी पे है, लेकिन वो मर चुका है। और मेरी आंखों के सामने ऐसे सब कुछ चलता है। ऐसे ऐसे जा रहा था, मेरी हेडलाइट जा रही थी, उधर ही दिखाई दे रहा। मतलब अंदर तक डर जाता है इंसान। इतना ही नहीं, जिस रोप, एक ही रोप में कई लोग, 3-4 लोग क्लाइंबिंग करते हैं,
मैं जिस रोप में हूँ ऐसे, उसी रोप में एक बांग्लादेश से उनकी आवाज़ ऐसे मुँह से आवाज़ आ रही है। मतलब जब तक मैं क्लेमिंग करके उनके तक पहुँची, उनका वो मूवमेंट ख़त्म, वो मूवमेंट जो हाथ का था वो ख़त्म हो चुका, फेस पूरा ब्लू था और मास्क ऐसे निकला हुआ था, रोप में ऐसे तो उल्टा पड़े हुए थे रोप में। अब आप समझिए तोड़ देने वाली परिस्थितियां हैं ये आपकी, मतलब इतनी एक्सट्रीम परिस्थितियां आपको आएंगी कि बस खत्म यार, मैं क्यों हूँ, मतलब मैं ही क्यों हूँ ये चीज़ें, या फिर मैं क्यों कर रही हूँ। मेरे सामने था, मैं भी ब्लैंक हो चुका था, मेरा माइंड समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मेरे पेशी से शेरपा मुझसे बोलता है, मतलब मेरा गाइड मुझे बोलता है, अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना, चल वापस। अब आप समझिए बड़े मुश्किल से तो मुझे ये मौका मिला है, बड़े मुश्किल से मुझे यहाँ तक स्पॉन्सर मिला है, अपने आप को प्रूफ कर देने का मौका मिला है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर वो महिला शायद मेरे अंदर जी रही थी। उस समय तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आता था, रियल बात बता रही हूँ मैं। लेकिन शायद हर वो महिला थी। मैंने ऐसे सेफ्टी रोप मेरे कमर से दूसरी दो सेफ्टी रोप होती है, मैंने दूसरी सेफ्टी रोप खोली है और ऐसे उस डेड बॉडी के आगे लगाई, लगा हुआ था ऑलरेडी, उसी में एंकर था। मैंने उस डेड बॉडी को लांघते हुए मैंने सिर्फ इतना बोला कि इन सब में से, यहाँ पर जितने लोग हैं इन सब में से सभी ने अगर एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करके जिंदा वापस जाऊंगी। जैसा मैंने पहले ही कहा था ना, आपका एटीट्यूड तय कर देता है क्या होने वाला है। मेरे पास सिर्फ कोई और समझाने वाला नहीं था, मेरा एक फैसला तय कर देता कि मुझे यहाँ आना है कि नहीं आना है। ये फैसला उस समय लिखा गया था। आप समझ पा रहे हैं, इस विद्या विहार रेजिडेंसी स्कूल में मुझे आना है कि नहीं, ये शायद फैसला उस समय लिखा गया था। खैर मैं लांघ के आगे बढ़ी थी, वो भी पल ऐसा था कि शायद ही मैं समझा पाऊँ। इंडिया के IIT IIM करीब 20 लाख यूथ से मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं हर बार जब भी मैं बोलती हूँ मैं हर वो पल जीती हूँ। इतना डर गई थी मैं कि भागने की कोशिश कर रही थी, मेरा पैर स्लिप, कहते हैं ना जब हम जल्दीबाजी करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। मैं भागने की कोशिश की, इतना पैर मेरा स्लिप हुआ, जाके उसी डेड बॉडी पे रुक गया। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते कि क्या चल रहा होगा दिमाग में। मैं फिर किसी तरीके से अपने आप को समेट के मैं उसी में रोप के पकड़ के मैं किसी तरीके से थोड़ी देर तो मैं बैठी रही। खैर फिर भागना शुरू किया, जिंदगी रुकती, क्योंकि अब क्या था, जब अभी तक उसके पहले सिर्फ मेरा सपना था। जब मैं इस जर्नी के लिए निकल रही तो बछेंद्री मैम ने मुझे बोला भी था ये बात, कि मैं जब पहली बार मुझसे मिली थी तू तब वो तेरा सपना था। जब मैं फाइनली काठमांडू से निकलने लगी हूँ तो बछेंद्री मैम ने बोला है कि अब ये पूरे देश का सपना है। तो एक तो वो बात, दूसरा वहाँ पर जितने लोग थे सभी, हर किसी के लिए एवरेस्ट सबमिट करना था, तो अब तो जिंदा पहुँचना ही था। मैंने फिर भागना शुरू किया है और हिलेरी स्टेप, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा हिलेरी स्टेप के बारे में। हिलेरी स्टेप साउथ समिट एक एरिया है जस्ट समिट से थोड़ा नीचे। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे शेरपा ने एक बार फिर बोला कि अरुणिमा तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ज़िंदगी रही दोबारा ट्राई करना, अगले साल फिर ट्राई करना। आप इमेजिन करिए कि मतलब आप यहाँ हैं, सामने आपका समिट दिखाई दे रहा है, मतलब टारगेट सामने है। कोई आपसे ये बोले कि वापस चल ज़िंदगी रही दो, तो कैसा लगता है? ये लगता है ना सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा यही है जो नहीं चाहता मैं एवरेस्ट। मैं उससे लड़ना शुरू किया मैंने। शायद आपके साथ भी होता जब फैमिली का प्रेशर, काम का प्रेशर या टारगेट का प्रेशर किसी भी चीज़ का होता तो हम क्या करते हैं ना, इरिटेट होते हैं फैमिली में आकर या फिर ऑफिस में जा करके। मतलब कोई गुस्सा, कहते हैं ना गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालते हैं, और होता ज़रूर है, ये हर किसी के साथ होता है। और हाई एल्टीट्यूड, हाई प्रेशर, सांस लिया नहीं जा रहा था। मैं भी इस शेरपा से लड़ रही हूँ कि तू क्या है, तू मेरे साथ है या फिर ऐसे ही। मैंने कहा क्यों जाऊँ वापस? कह रहे तेरा ऑक्सीजन 4 पे ओपन है अरुणिमा, नहीं हो सकता, समिट से तू वापस नहीं आ पाएगी। वो बार बार मुझे बोल रहा था। मैंने जब भी, कहते जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कभी कभी पल ऐसे होते हैं कि जीवन में ऐसा पल आ जाता है जब आपके आसपास कोई और नहीं होता आपको समझाने वाला। मेरे पास भी कोई नहीं था। और हाई एल्टीट्यूड एक बार जब कोई बात दिमाग में आती, हाइपो बोलते हैं उसको, दिमाग में जब आ जाती तो जल्दी ख़त्म ही नहीं होती। अब उनकी बातें बछेंद्री मैम और मेरी माँ ने, जब इस जर्नी के लिए मैं भी निकल रही तो माँ ने ये भी बोला था कि अरुणिमा तू जहाँ पर भी होना, वहाँ पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि एक एक कदम चल के तू यहाँ तक पहुँची। अभी क्या होता है मुझे भी नहीं पता।
उनकी बातें मेरे दिमाग में वीडियो की तरह चल रही थी। मैं भी इरिटेट, सांस तो लिया नहीं, जब वजन इतना ज़्यादा, मैं भी सिर पर, और एक्सट्रीम ठंड। अभी क्या होता है, मुझे एक पैर ना होने के फायदे भी मुझे बहुत मिलते हैं। अभी एक ही, उसका भी सॉक्स इसी में पहन लो, कुछ भी नहीं है उसमें तो भी चलेगा, कोई ठंड वंड नहीं लगती उसमें, मतलब आराम से। कभी कभी ये होता है भीड़ रहती है और किसी भाई साहब या बहन जी के पैर पे मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, जब वो चिल्लाते हैं चिल्लाती, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा मैं किसी के पैर पे खड़ी हूँ। तो कभी मुझे बहुत फ़ायदा मिलता, कभी कभी उस पैर ना होने का भी। सेम एवरेस्ट में था, मुझे ठंड नहीं, मुझे एक ही पैर को मूव कर, उंगलियाँ मूव करनी पड़ती। अभी ना मूव करें तो बॉडी जमना शुरू हो जाती नीचे से। शेरपा मुझे कहता है, अरुणिमा तुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, नहीं हो सकता। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन। मैंने लास्ट में फैसला, ठीक है तू जाना चाहता तो जा, नहीं जाना चाहता मत जा। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। सिर्फ इतना बोल करके पहला स्टेप सिर्फ आपको लेना होता है। उसने जब बोला, मैंने कहा ठीक है तू जाना चाहता मत जा, अगर नहीं जाना चाहता मत जा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। अभी आपने नोटिस किया होगा, स्नो में, सॉफ्ट स्नो में फुटप्रिंट्स बन जाते हैं ऐसे, शायद आप कभी गए हो तो शायद पता होगा। मैंने कहा तू नहीं जाएगा, लोगों के फुटप्रिंट्स बने, मैं जाऊंगी जरूर। मैंने कहा तू नहीं, फुटप्रिंट्स फॉलो करके मैं पहुंच जाऊंगी। मैं 20 कदम चली होंगी, पता मैंने स्टेप ले लिया था, तू मत आ। 20 कदम मैं गिन के शायद चली होंगी। मुझे पता था वो आएगा, क्योंकि वो भी माउंटेनियर, वो छोड़ कैसे सकता है। लेकिन पहला स्टेप आपको लेना था। मुझे याद है 20 कदम चली थी मैं, और मेरे पीछे चिल्लाता हुआ, खुद मरेगी मुझे भी मरवाएगी, इसको कोई फर्क नहीं है, हम दोनों मरेंगे। आपको क्या लगता, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था? सुनाई मुझे सब दे रहा था, लेकिन दिखाई सिर्फ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ वो टॉप दिखाई दे रहा था। फाइनली दोनों लड़ते हुए, चिल्लाते हुए, झगड़ते हुए 2 घंटे लग गए थे हमें वहाँ तक पहुँचते। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि 2 घंटे बाद हम दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक पर थे। मतलब वो फीलिंग्स 6 से 7 मिनट मेरी ज़िंदगी के अनमोल पल है। मास्क नीचे किया था और चिल्लाने की कोशिश की कि इतनी ज़ोर से चिल्लाऊँ कि मैं सबको बता दूँ कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूँ जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, जो लोग ये सोचते ज़िंदगी में एक बार कोई काम किया, फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते। मैं उनको चिल्ला करके बता देना चाहती थी कि नहीं भाई, हो सकता है। मास्क नीचे किया था, जब मैं चिल्ला रही तो शेरपा मुझे बोलता, क्या माउंटेनिंग सीखा है तूने, माउंटेन में चिल्लाया नहीं जाता। मैंने कहा तू नहीं समझेगा, मुझे चिल्ला लेने दे। और जब मैंने उसको, शेरपा से मैंने बोला कि बहुत सारे माउंटेनियर्स का एक्सपीरियंस मैंने जाना था, तो कभी भी डिस्पोजल कैमरा और नॉर्मल कैमरा से अपने, मतलब कैमराज और बैटरी काम नहीं करते माइनस टेम्परेचर में, और इसलिए मैं अपने बॉडी से टच करके इस जेब में ऐसे अंदर बॉडी से टच करके मैं कैमराज और बैटरी ले गई थी कि वो पल मैं समेट पाऊँ। जब मैंने इससे निकालना शुरू किया और उसको बोला, अभी नेशनल फ्लैग था हमारे साथ, सी लेवल, शायद आपके साथ भी ऐसे ही होगा। नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में कौन है आप सब जानते हैं, वो लोग आते अपना फ्लैग लगाते। मेरे दिमाग में क्या आता, मतलब चलने की हिम्मत नहीं है, घुटनों में दम नहीं बचा है, फीलिंग्स इतनी ज़बरदस्त होती है। वो लोग अपना फ्लैग लगाते, मेरे दिमाग में आता कि अभी तो मेरा फ्लैग सबसे ऊपर दिखना चाहिए। मैं स्टिक में फ्लैग लगाती और ऊपर करती, विंड इतनी तेज होती थी कैसे गिर जाता था, फिर करती, फिर गिर जा। शेरपा बोलता, लग गया तेरा झंडा, अभी चल, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैंने जब कैमराज और बैटरीज निकाल करके उसको बोला कि फ़ोटोज़ निकाल ले, कर 8,848 मीटर की हाइट पे तुझे फ़ोटो निकालने की सूझ रही है अरुणिमा। मैंने कहा प्लीज़ फ़ोटो, रिक्वेस्ट फॉर्म में भाई निकाल ले। तब तक तो ठीक था, उसने फ़ोटोज़ भी निकाल ली। बात मैंने जब उसको, मैंने कहा वीडियो मूड करके वीडियो बना ले, कह रहा तू मर यहाँ, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कैमरा लिटरली फेंक दिया है। मैंने हाथ पकड़ा और खींचा, वीडियो बना। फिर तो दादागिरी वाली बात आ गई, बना वीडियो। पता है वो वीडियो, आप भी सोचते हैं ये तो सीधा सुसाइड है, कि तुझे पता है तेरा ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है, ये तो सीधा सुसाइड है। पता वो वीडियो मैंने बनाई क्यों? मैंने शेरपा से बोला कि तू ये वीडियो बना, अगर शायद मैं जिंदा, क्योंकि मुझे पता था जितना ऑक्सीजन अब मेरे पास है उतने में वापस कैंप 4 पहुँचना, मतलब पहुँच नहीं सकते। मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया था मैं जिंदा वापस नहीं जाऊँगी, और इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। वीडियो कैमरा उठाया, वीडियो मोड पकड़ाया करके पकड़ाया, उसको बोल वीडियो बना। मैंने उसको बोला और बोला कि उस वीडियो में, मैंने शायद यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं था, मैंने उस वीडियो में सिर्फ इतना बोला है, 6 से 7 मिनट कही है, इस
मतलब इतना बोला कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती तो आप क्यों नहीं। ज़रूरत सिर्फ सोच और गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 21 मई 2013 पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पे थी। कितने दिनों में? सिर्फ 2 साल में। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 2 साल में टॉप ऑफ द वर्ल्ड कैसे? लोगों को लगता है कि रिडिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइंब किया, जबकि सच ये था मैंने अपने पैरों से क्लाइंब ही नहीं किया। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन से किया था। जिस दिन आप अपने दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशंस बना के करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। मैंने जैसे पहले कहा था, आप खुद नहीं रोक पाएंगे। इस हद तक पागलपन होता है। हाँ, ऐसा वाला पागलपन चाहिए। खैर, शेरपा ने वीडियो बनाया और जो भी कहें आप, भागना शुरू किया 10:55 पे। अगर वो थोड़ा सा मैं व्यू की बात बताऊं तो ऐसा लग रहा था सन नीचे से आ रहा है, यहाँ मून है और ये एवरेस्ट है ऐसे। और वो कलरफुल, कहते हैं ना वो रैम्बोस कलर जो आप लोग देखते, सतरंगी कलर, वो सतरंगी मैंने फील किया, वहाँ सब देखा है मैंने, ऐसे सामने से दिख रहा है। इतना ही नहीं, जब भागना अभी शेरपा का हो गया तेरा सबमिट, अभी भाग नीचे, भागना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जिस चीज़ का डर था मुझे और मेरे शेरपा को, 10:55 के मैंने सुबह के सबमिट किए थे, भागना शुरू किया। और जैसे जैसे मतलब दोपहर शुरू होती है 11 बजे के बाद, इतना क्लाउडी की रूट नहीं दिखता है। जो भी रोप एंड नॉल होती सब स्नो से ढक जाते हैं, मतलब दिखता ही नहीं है। उसके बीच में भागना शुरू कर रही थी मैं और थोड़ी देर बाद चलने के बाद मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। मैंने वो तड़प भी महसूस की है कि इंसान बिना ऑक्सीजन के तड़पता कैसे। मैं नीचे गिर गई थी, वाइट चादर और ऐसे मुंह दबा के मैं बर्फ में मैं से सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तड़प ही ख़त्म ही नहीं हो रही थी। शेरपा को ऑक्सीजन छीन रही, मैं तू दे दे, लेकिन वो कैसे दे देगा, पॉसिबल नहीं था। लास्ट में मैंने बोला तू जा, शायद मैं जिंदा ना जाऊँ। अब आपका सारथी कैसा है ये भी बड़ा, मतलब कि टीम कैसी है यहाँ भी बहुत मायने। शेरपा मतलब बछेंद्री मैम और शेरपा, उसने बोला रिडिमा मुझे यकीन नहीं था तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन तूने किया। अब जिंदा जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं दोनों यहीं मरेंगे। अब आप एक जान की जिम्मेदारी और आ गई थी मेरे पे। मैं खुद को ऐसे उठाती थी, पुल करके उठाती थी खुद को, लेकिन मैं चल नहीं पाती थी। शेरपा को मैं बार बार बोलती हूँ जा, मतलब तोड़, ऐसा लगता सामने मौत है ऐसे। बार बार मैं बोलती, विंड इतनी तेज थी कि मैं सांस ले पाना, ऑक्सीजन नहीं है, सांस ही नहीं ले पा रही थी मैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं ना कि उसकी लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो नहीं ले जा सकता है। थोड़ी देर बाद रॉकी माउंटेन, ऐसे नीचे से एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर की तरफ आ रहा है, उसके पास 2 ऑक्सीजन, जनरली सबके पास 2 होता है, एक जाने के वापस आने को। मैंने दोनों लगा दिए थे जाते वक्त ही, कि मैं 4 पे खोल रखे थे मैंने। एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर के, उसके पास 2 ऑक्सीजन, एक को ड्रॉप किया, जो यूज था उसको ड्रॉप किया, फ्रेश को उसने लगाया, वापस जाना शुरू, क्योंकि 11 बजे के बाद कोई अटैम्प्ट करने नहीं जाता, अगर जाता है तो उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। वो वापस जाना शुरू किया मेरे ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस पे। शेरपा ने बोला, गया, बोलता बड़बड़ाता हुआ हाथों से वेट किया, ले आया, मुझे लगाया और खड़ा किया। बोला रिडिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता जिंदा रहे, मतलब बला बला बला, मुझे ब्लर सा सुनाई दे रहा था सब। लेकिन जब ऑक्सीजन गया है अंदर, मतलब माइंड में जाना शुरू, तो दिमाग भी काम करता है। दिमाग जब काम किया तो बार बार वो जो बोले रहा, तू बहुत लकी है, तू बहुत भाग्यवान है, बहुत किस्मत है, मतलब बला बला बोले रहा। यहाँ पर बैठे मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन अगर बात करें मेरी, न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को ऐसे मोड़ देते हैं, मतलब ऐसे मुड़ जाती है परिस्थितियाँ। आप शुरू तो करिए भाई, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि ऐसा लगे कि आप टूट जाएंगे, लगेगा आपको, लेकिन अगर आप टिके रहे तो परिस्थितियाँ मुड़ के जाएंगी, निश्चित जाएंगी। वो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो भी आप माने। खैर, जो भी लक भाग किस्मत आप माने, मुझे ऑक्सीजन मिला है और मैं नीचे भागना शुरू की। मेरा इको एक्सपेडिशंस था।
मतलब कि ह्यूमन वेस्टेज और पाउच, चॉकलेट का पाउच भी होता था, वो भी बैग में रखो, ह्यूमन वेस्टेज भी वो भी बैग में रखो, और काउंटिंग उस पर अरुणिमा, पैकेट पे अरुणिमा लिखा होता, मतलब सबके पे सबका नाम लिखा होता था, और काउंटिंग होती थी नीचे, क्योंकि इको एक्सपीडिशन था। तो मेरा तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लोग फ्लैग ले जाते, छोड़ देते, मैं उनका फ्लैग और थोड़ा चीज़ें लेकर के मैं नीचे लेकर के आती। अभी खुश थी कि जो सोचा था वो किया, मतलब वो खुशी अंदर से, लेकिन कहें किससे, वहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब सिर्फ वाइट चादर, और कुछ ऐसे वाइट चादर पे वोमिटिंग होती है लोगों की ब्लड की, तो ऐसे पैचेस दिखते हैं, रेड पैचेस दिखते हैं। मेरे सामने ऐसे बैठे हुए थे, एक हाथ में बोतल, एक हाथ में उसका ढक्कन, थर्मस, और यहाँ सब बर्फ़ बन चुका था, यहाँ सब बर्फ़ हो गया था। पता नहीं वो पानी पी पाए थे कि नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा काम था कि मुझे बोला गया था कि कोई बैठे तो उसको बोल के नीचे लाने की कोशिश करो। बैठे हुए थे, मैंने उनके यहाँ कंधे पे ऐसे हिलाया, उनके पैर और नॉल ऐसे ही उसी पोजीशन में अकड़ गया था, और वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। मतलब मेरी आंखों के सामने एवरेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं। अब उसका कारण क्या होता है? जब आप अचीव कर रहे होते, मतलब फर्स्ट पे हो किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी, चाहे वो बिजनेस हो, आपका स्कूल हो, कहीं पर भी, जब आप फर्स्ट पे होते हैं तब आप रिलैक्स्ड होते हैं, और दो चीज़ें आती हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। जिस हेयर लाइन का गैप होता है, जिस हेयर लाइन का, जब आप यहाँ रिलैक्स कर रहे होते हैं, आप ये मत भूलिए उसी दौरान आपका कंपटीटर शायद जितना अपने मेहनत उससे 4 गुना ज़्यादा वो मेहनत कर रहा होता है आपको बीट करने के लिए। और जस्ट अगर यहाँ रह कर के आपने अपने टारगेट पे निगाहें नहीं बना के रखी, मतलब वहाँ रहने के लिए अगर अपनी चीज़ों को मेंटेन नहीं करके रखा, तो मेरा दावा है पलक झपकते ही आप सेकंड पावदान पे होते हैं, वो फर्स्ट पे होता है। ये हर जगह काम करता है, चाहे वो बिजनेस हो, हर जगह। जो भी था, मैं नीचे भाग रही थी, अभी खुश थी, कोई आसपास था नहीं, वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। अभी थोड़ी दूर में चल रही थी, शेरपा मुझसे करीब आधा किलोमीटर आगे, शायद 200-500 मीटर आगे, ज़्यादा हमसे आगे भागे जा रहा हो, क्योंकि नीचे जाता है। मैं फटाफट जैसे भाग रही थी, और मेरा अचानक मेरा प्रोस्थेटिक लेग ऐसे निकल गया, आर्टिफिशियल पैर मेरा निकल गया। एवरेस्ट पे करीब माइनस टेम्परेचर करीब 50 डिग्री से भी ज़्यादा कभी कभी डाउन हो जाता है। मेरा पैर निकल गया है, अगर मैं स्टेप लूँ, पता कैसे पैर उठाऊँ तो मेरा आर्टिफिशियल पैर गिर जाएगा, और मतलब अगर ना उठाऊँ तो चलूँ कैसे? बड़े मुश्किल से लक भाग किस्मत से मुझे ऑक्सीजन मिला था, पता नहीं कितनी देर, क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड था, पता नहीं कितना है उसमें। आप समझिए, आँखों से ऐसे समझिए, शेरपा को अब बड़े माउंटेन्स में बोलना कम होता है, करना ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना आप बोलते हैं एनर्जी लूज होती है, तो बोलना नहीं होता है उसको। वो मुझे सारे शेरपा मुझे सारे बोलते कि चल, मैं उसको कैसे बताऊँ कि मेरा पैर निकल गया, मैं कैसे चलूँ? क्योंकि जैसे पहले ही बताया गया था, कोई बता सकता है, कोई उठा के नहीं ले जा सकता। अब मैं उसको, क्योंकि या तो मुझे वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि बड़े माउंटेन्स में ऐसा भी हुआ कई बार कि अगर आप नहीं चल सकते हो, आपको वहीं छोड़ देगा और खुद भाग के चला जाएगा, क्योंकि उनकी गलती नहीं, कोई आपको ऐसे कंधे पर नहीं ले जा सकता। मुझे डर भी था कि शायद वो चला ना जाए। आंखों से ऐसे आंसू, फिर दोबारा जब मौत दिखी है, ऐसे ऐसे आंसू आता यहाँ तक, और आते आते बाहर तक जम जाता था, मास्क के किनारे किनारे से जम जाता था। वो एग्जाम्पल सही होगा गलत होगा मुझे नहीं पता। मेरे मुंह में जब लार्वा ऐसे आता था, सलाइवा आता था, नीचे जब मैं इसे स्प्लिट करती तो कुट से आवाज आता, मतलब यहीं जम जाता था। नाखून और मांस ये सब फट जाते थे, यहाँ से ऐसे फट के क्रैक हो जाते, वहाँ से ऐसे ब्लड आता, वो भी बाहर जम जाता था। मतलब लगातार ये लकड़ी होती है एक सूखी लकड़ी, जब आप इसे तोड़ते तो कुट से टूट जाती है ना, सूखी लकड़ी पतली छोटी टूट जाती है, आपकी उंगलियां इतनी फ्रीज हो जाएंगी, कैसे किसी चीज़ से टकराएंगी तो कुट से वो टूट के बाहर निकल जाएंगी। इस हद तक ये सब क्रैक हो जाता है। वो भाग रहा है, पैर निकल गया, मैं समझ ही नहीं आ रहा, मतलब आंखों से आंसू आना शुरू हुआ कि अब क्या करूं। फिर लड़ना शुरू किया, क्या है अब तो, फिर या तो यहीं ख़त्म, क्या है, तो दिमाग में मेरा पैर काट लिया, फिर दिमाग में माउंटेन, तो आप क्या चाहते हैं मैं जिंदा वापस ना जाऊं? ठीक है, आंसू को पोंछा है, बोला ठीक है आपके पास जितनी ताकत है लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। अब मैं आपको बताऊं होता क्या है जब आपका ये अचीवमेंट्स है और ये आप हैं, मतलब जैसे 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 आप अपने अचीवमेंट्स के करीब पहुंचते हैं, इतना करीब, स्ट्रगल बढ़ जाता है, मतलब स्ट्रगल और एक्सट्रीम पे पहुंचता, मतलब चैलेंजेस बढ़ते हैं। फिर
बहुत सारे लोग इस चैलेंजेस से टूट जाते हैं और बहुत सारे लोग इसको तोड़कर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये सिर्फ आपको तय करना है, टूटने वाला बनना है या तोड़ देने वाला बनना है, सिर्फ आपको तय करना होता है। मैं जब मेरा पैर निकल गया था, जब रोने धोने से मुझे समझ आ गया कुछ नहीं होना, मैंने इस प्रोस्थेटिक लेग को हाथ से झुक के पकड़ा है, पैर को हाथ से पकड़ा है और घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता नहीं, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठने से थोड़ी कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई। पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया। जस्ट थोड़ी देर का, सेकंडों का खेल ये होता है। मतलब वो चैलेंज लिखा होता, अगर आप भाग्य को मानते हैं तो उस भाग्य में ही लिखा था कि इतना चैलेंजेस तुम्हें फेस करना, तब मिलेगा टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पैर को पकड़ के घसीट घसीट के चलना शुरू कर। रॉकी माउंटेन था, उसके पीछे गया जहाँ विंड कम थी, ग्लव्स था इस हाथ में, उसको उसी ग्लव्स से पूरी थाई को रब किया है, सुखाया ब्लड को, प्रोस्थेटिक लेग को फिर से पहनना शुरू कर। एक बार जब प्रोस्थेटिक अच्छे से सेट हो गया तो मैं अच्छा भाग सकती हूँ। भागना शुरू किया। अभी शेरपा के पास पहुंची हूँ, देखा तो चले जा रहा वो कैंप 4 समिट एंड अगेन कैंप 4 आने और जाने में जो नॉर्मल इंसान 16 से 17 घंटे लेता है, मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। और उस 28 घंटे में मेरे पास 2 थर्मस की बोतलें थी और 2 चॉकलेट्स था सिर्फ। जिंदा आप कैसे सर्वाइव। यहाँ तो लग्जरी मिला है आप लोगों को, आपके पेरेंट्स ने लग्जरी, आपका स्कूल ने लग्जरी दे रखा है। आप उस लग्जरी का यूटिलाइज करिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। किसी और के लिए, अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए कुछ मत करिए, सिर्फ खुद के लिए करिए, क्योंकि अगर आपको वो चाहिए तो ये घिसना पड़ेगा। खैर मुझे मतलब वापस जब मैं, हेडलाइट होती है ना, सब कुछ यहाँ लग्जरी, जैसे मैंने बताया लग्जरी, वहाँ सिर्फ 2 पानी की बोतल, चॉकलेट से, मतलब एकदम लिमिटेड चीज़ें होती हैं। उस लिमिटेड चीज़ें में आपको अचीव करना होता है। ऑक्सीजन वो भी पता नहीं। अब हेडलाइट जो मेरी थी, हेडलाइट एकदम डाउन गॉन, मतलब अंधेरा हो चुका है। अब मैं हेडलाइट नहीं देखूँ तो 1000 फीट की क्रेवासेस हैं, उसमें गिरे तो कहानी खत्म। बर्फ़ इतनी शार्प होती है, मतलब अगर शार्प तरीके से टूटा हुआ तो कब घुस गया तो कुछ पता ही नहीं। अगर गिरे, अंधेरा था, समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी मानती हूँ ऊपर वाला कोई तो है जो लेके चलता है। थोड़ी देर मैं सोच रही थी मैं चलूँ कैसे अंधेरे में, अंधेरा हो चुका था, मैं वापस चल ही नहीं पा रही थी कैंप 4 तक। थोड़ी देर बाद मून लाइट आई है और उस वाइट चादर पर रिफ्लेक्ट होके चमक रहा था, और फिर उस मून लाइट में मैं वापस कैंप 4 पहुंची हूँ। जब कैंप 4 पहुंची हूँ, मेरे ग्रुप के सारे लोग आ चुके थे सबमिट करके, सबने 100% सबमिट था। टेंट का जिप खोला है, जो उनके हमारे मेन लीडर थे उनका सब बाहर निकले। सबसे पहला सवाल उनका यही था, अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। मैंने एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। गिरने को तो आपकी यह सीढ़ियाँ हैं, गिरे तो कहानी ख़त्म। आप ड्राइव करते हैं वो रिस्क है, कहाँ नहीं है। सीधी सी बात है, जो होना होगा वो होके रहेगा। हमारे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, तो जम के रिस्क लेती हूँ मैं, यही कारण है। खैर वो एवरेस्ट सबमिट करना कोई बड़ी बात नहीं, जिसके पास भी वो जुनून और करेज होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन बात करें आम इंसान की, जो शायद घर से लेकर ऑफिस एंड ऑफिस से लेकर घर तक समाज के रोज एक चैलेंजेस, मतलब रोज एक एवरेस्ट क्लाइम करता है। आप ये समझ लीजिए, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स और जिम्मेदारियां चरम सीमा पे आ जाए, जब आपके मन से, आपके दिल से आह निकलना शुरू हो जाए, आह बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब आप समझ लीजिए ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देर होती है, जो उस काली रात को पार करता है उस सुनहरे सवेरे में होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, मुझे कभी नहीं लगता। मुझे हमेशा से यही लगा कि हर किसी इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी ऊपर वाला डालता है। जिस दिन आप अपने अंदर की इस क्वालिटी को पहचान कर इस भीड़ से एक कदम आगे उठाकर ऐसे बढ़ा देंगे, लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। अलग से करने की कभी कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ होता है? जब वो समुद्र के किनारे खड़ा है, सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उसको कोई काम नहीं है। लेकिन क्या वो इसलिए बनाया गया है कि तू यहाँ खड़ा रहे, या फिर वो समुद्र के किनारे के लिए? आपको ये जिंदगी इसलिए दी गई है कि आप उसको जलाओ। जो ऊपर वाले ने, या फिर जो आपको
उस चीज़ को ढूंढो, एक विज़न अपने आप में ढूंढिए, एक टारगेट तय करिए, आपका विज़न क्लियर, चलने में आसानी होगी। खैर, एवरेस्ट मैंने अपने लिए किया था, जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बहुत लूज़ हो चुका था, तब मैंने वो एवरेस्ट सबमिट किया था। लेकिन जब मैं घर वापस आई हूँ तो मेरी माँ ने मुझे गले लगाने की बजाय सबसे पहले पता क्या किया था, मुझे ऐसे रोका है और मुझसे बोला कि अरुणिमा, सोनू, मेरा घर का नाम सोनू है, उन्होंने, सोनू मुझे पता है तूने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन बेटा पैर हमेशा धरती पे रखना। मतलब वो जो अचीवमेंट्स के साथ साथ खुद को, मतलब मेरे साथ ऐसे लोग रहे हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ ऊपर वाले की उससे, कि मेरे साथ ऐसे लोग जो मुझे पल पल मुझे सिखाते रहे हैं। खैर, जब इंडिया के IIT IIM में पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन लगातार मुझे बुलाते रहते हैं। लेकिन अब मैंने तो खुद के लिए मैंने खुद इंस्पायर होने के लिए क्लाइंबिंग की। मुझे नहीं पता इतना सब कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये सब बनने वाला। लोग क्रॉल करके आते थे और उनको भी अभी कुछ करना था। तब तय किया वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट 7 हाईएस्ट, जिसको 7 महाद्वीप बोलते हैं। मैंने उस 7 महाद्वीप के 7 पहाड़ में क्लाइंब कर चुकी हूँ। अगला है मेरा, लेकिन फिर भी अभी भी बाकी है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपने सुना होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिसको कहते हैं। साउथ पोल और नॉर्थ, धरती के सबसे नीचे वाले हिस्से में, मतलब साउथ पोल में मुझे नवंबर में मेरा प्लानिंग है। आज इस पूरे ऑडिटोरियम से बस इतना चाहूँगी, जैसे सारे कॉन्टिनेंट्स पे अपने देश का तिरंगा, अपना ट्रियो कलर लगाया, अपना तिरंगा लगाया, उसी तरीके साउथ पोल पे भी मैं लगाऊँ। आप सबकी गुड विशेष चाहिए और कुछ नहीं। तो आज मुझे सिर्फ इतना बताएं आप लोग, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ इस हॉल से आज, ऐसा नहीं कि मैं आई और आप लोग आए और सुने और फिर चले गए, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। ये करिएगा, आज ये चीज़ सोचे, किसी और के लिए मत जिए, खुद के लिए जीनिए और अपने जीवन में टारगेट तय, अपने जीवन का एवरेस्ट तय करिए। क्या आप अपने एवरेस्ट के लिए तैयार हैं? यस या नो? मतलब मेरे बोलने में कमी थी, तभी जोर से बोलेंगे आप लोग। आर यू रेडी? यस या नो? आप सुनाई दिया है। अच्छा, मेरा 4 लाइन की फेवरेट पंक्ति शायद आपने अपने वीडियो में सुना, जो मुझे भी इंस्पायर करती है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।